सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो होते हैं वो दो टाइप के सैटेलाइट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं दो टाइप? सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। तो इसमें एक कहा जाता है नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट। ठीक है, एक आ जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग का मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो आप ठीक कर लीजिएगा। सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, जैसे आर्यभट्ट, रोहिणी, बहुत सारे सैटेलाइट हो गए। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मून, सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट क्या है? विच रिवॉल्व्स revolves around the planets। तो देखिए नेचुरल सैटेलाइट मून है, आपने सभी ने देख रखा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको कभी दिखाएंगे, कुछ सैटेलाइट हम देख सकते हैं। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट, जुपिटर के सैटेलाइट आप किसी बाइनोकुलर या किसी टेलीस्कोप से देखोगे तो देख आप 4 सैटेलाइट दिखते हैं जुपिटर के। कितने बच्चों ने देख रखे हैं जरा कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने बच्चों ने देख रखे हैं, जरूर लिखें। तो अब बात करते हैं कि जैसे जुपिटर के 4 सैटेलाइट आप देख सकते हो एक ही लाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट हमें छोड़ना है, तो बताइए सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में छोड़ेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही छोड़ेंगे, नेचुरल तो अपना आप छोड़े गए हैं। किसने छोड़े हैं अभी तक तो पता नहीं। हमें सैटेलाइट छोड़ना है अर्थ का सपोज, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में छोड़ेंगे, या उसको कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे? कोई नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें छोड़ना है अर्थ सरफेस से, तो हम उसको कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे, कौन सी डायरेक्शन में छोड़ेंगे बताइए? किधर छोड़ेंगे? ऊपर छोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल छोड़ेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में छोड़ेंगे, किस डायरेक्शन में छोड़ेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन। वाह, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने शायद ये लिखा भी था, सैटेलाइट के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यस, और अपवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, अपवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, और बताइए। वाह, 25 लोग आगे हैं, देखते हैं 25 विकेट कब तक रहते हैं। और बताइए।
बताइए और बताइए कौन से डायरेक्शन में। अच्छा, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं क्या, ये बताइए। क्या सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं? क्या सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं? नो। हाँ, कुछ तो यस नो लिखते रहिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई हमारा गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो ये तो पता चल जाएगा ना भाई ये आंसर सही नहीं है। है ना, गलत होगा तो कम से कम ये पता चल जाएगा भाई ये आंसर हमारा ठीक नहीं है, और क्या होगा। देखिए, पहले तो आप हमारे अर्थ की शेप बताइए, अर्थ की शेप कैसी है। इलिप्टिकल है लेकिन हम स्फेरिकल मानते हैं। अर्थ की जो शेप है वो ऐसी है। ये सपोज मैं अर्थ बनाता हूँ, ये हमारी अर्थ है, इतनी बड़ी, ठीक है। इतने में आ जाएंगे हम सब। अब इस अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो देखो सीधा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। या तो सीधा ऊपर जाएगा आसमान में छेद करेगा, या फिर क्या होगा, वापस नीचे आएगा इसी रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि सैटेलाइट बनाना है तो हम चाहते हैं वो अर्थ के चारों ओर ऐसे रोटेट करे। रोटेट करे तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है, ये ध्यान रखना। क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है। हॉरिजॉन्टल क्यों दी जाती है? अब देखिए, आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका नीचे, कितनी दूर तक फेंक सकते हो, कोई ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं फेंक सकते। तो आप क्या करोगे, किसी एक हाइट पर जाओगे। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाना है तो उसको किसी हाइट पर ले जाकर कुछ स्पीड से छोड़ा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इधर यहाँ पर ले गए, है ना, यहाँ पर लेकर गए तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में छोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में छोड़ेंगे। लेकिन समझने के लिए अब मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। सुबह हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग क्लास में डायरेक्शन क्या की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हम इस डायरेक्शन में छोड़ा, थोड़ी सी स्पीड दी तो क्या होगा, ये यहाँ आकर गिर जाएगा। और थोड़ी स्पीड दी तो यहाँ आकर गिर जाएगा, है ना। और ज्यादा इसको स्पीड दे दी तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करता हुआ रोटेट करेगा। और ज्यादा स्पीड दी तो हो सकता है सर्कुलर पाथ में रोटेट करे। और ज्यादा इसको स्पीड दी तो ये क्या हो, इलिप्टिकल पाथ में स्पीड करे, रोटेट करे। और ज्यादा स्पीड दी तो हो सकता है ये हाइपरबोला पे, ये हाइपरबोलिक पाथ पर क्या रोटेट करे। और ज्यादा स्पीड दी तो हो सकता है ये ऐसे एकदम बाहर ही चला जाए। ठीक है, तो देखिए, ये जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं वो किस डायरेक्शन दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो लेकिन जब हम अर्थ से, कैसे, अर्थ से तो यहाँ सरफेस से तो सैटेलाइट छोड़ते नहीं है। और ये टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए ना, किलोमीटर लगभग, है ना। तो इस ये लगभग 3600 फुट पर तो हवाई जहाज ही उठता है, तो उससे भी बड़ा टावर तो बना नहीं सकते। तो अच्छा, यदि सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी और वो वहीं जल जाएगा। तो कोई सैटेलाइट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर सैटेलाइट को पहुंचाना है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से हमें सैटेलाइट को बाहर पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं, रॉकेट लेते हैं। क्या करते हैं, रॉकेट लेते हैं। और रॉकेट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। एक्चुअली में रॉकेट जाता जरूर ऊपर की तरफ है, लेकिन वो जाकर क्या होता है, ऐसे ऐसे जाकर वो क्या होता है, लास्ट में हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके जो पार्ट्स डिवाइड होते जाते हैं और वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब सैटेलाइट फिर बाद में जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो जब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ से उसके स्प्रिंग सिस्टम के थ्रू सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से जैसे सैटेलाइट को छोड़ेंगे, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में,
क्योंकि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, क्योंकि अर्थ की शेप क्या है, कर्वेचर है। यदि कर्वेचर नहीं होती, सीधी ऐसे होती इस टाइप से, तो क्या होता, ये आकर हो सकता था यहाँ टकरा जाता। और यदि एक निश्चित वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो भी आकर टकरा सकता है ना, इलेप्टिकल पाथ में से यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ से ऐसे 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 होता हुआ आकर अर्थ पर गिर सकता है। लेकिन एक डेफिनेट वेलोसिटी दे दी तो ये हमेशा ऐसा लगेगा कि अर्थ की तरफ गिर रहा है, ये हमेशा अर्थ की तरफ गिरता रहेगा, लेकिन अर्थ की तरफ गिरता जरूर रहेगा, लेकिन कभी अर्थ पर गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी, हमने सैटेलाइट को कोई वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन जो रॉकेट था, हम जो रॉकेट था वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और वहां से हमने रॉकेट को छोड़ा, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रॉकेट की भी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वही होगी। रॉकेट की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वही होगी जो उसकी थी। तो हमने तो क्या किया था, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसको दी, सैटेलाइट को हमने हॉरिजॉन्टल स्पीड दी, और उस हॉरिजॉन्टल स्पीड से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब सैटेलाइट को नहीं दी, वो जो रॉकेट था, रॉकेट ने जहां पर भी इसको इस जगह लॉन्च किया तो ऐसे हॉरिजॉन्टल दे दी, और अब इस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, इस साइड। ठीक है, नीचे सेंटर की तरफ, तो वो क्या आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, ऐसा हर जगह वो ऐसा लगेगा कि सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो वो ऐसे रोटेट करता रहता है। यानी क्या हुआ, जो भी सैटेलाइट होगा उसका सेंटर, अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो सेम होगा। सैटेलाइट सही इलेप्टिकल पाथ में मूव करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे, लेकिन ये उसका जो ऑर्बिट का जो पाथ होगा वो अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड करेगा। ऑर्बिट का जो पाथ होगा, ऑर्बिट का जो सेंटर होगा वो अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज वो सर्कुलर इस अर्थ के चारों रोटेट नहीं करेगा, वो फिर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, और एक बात, सेकंड बात, और सैटेलाइट जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका प्लेन अर्थ के सेंटर से पास होगा, उसका प्लेन है वो अर्थ के सेंटर से पास होगा, चाहे वो कैसा भी सैटेलाइट हो, चाहे नॉर्थ पोलर सैटेलाइट हो, जियो स्टेशनरी हो, इक्वेटोरियल सैटेलाइट हो, कैसा भी, उसका प्लेन सेंटर से पास होगा। यानी जितने भी सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, वो यदि हमारी अर्थ ऐसे है, ये हमारी अर्थ ऐसे है, तो इनका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से का होता है। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इनका जो ये प्लेन है वो अर्थ के सेंटर से पास होगा, इस टाइप से सैटेलाइट रोटेट करेगा। तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। क्या करते हैं, रॉकेट को सीधा ऊपर भेजते हैं। अब रॉकेट को या तो क्या करें, ऊपर भेजें, जैसे रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाए तो या तो क्या रॉकेट ऐसे सीधा वर्टिकल डायरेक्शन जाए और वो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ दे। बात समझिए, सीधा क्या करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ दे। या फिर रॉकेट क्या हो जाए, ऐसे ऊपर आते आते क्या हो जाए, यहाँ पर ऐसे आते आते ये हॉरिजॉन्टल हो गया। बाकी रॉकेट के जो पार्ट सेगमेंट्स बने होते हैं, आपने देखा होगा इसरो के अंदर ये सेगमेंट्स बने होते हैं, जैसे जैसे इसका फ्यूल खत्म होता जाता है ये सेगमेंट्स इसके अलग होते जाते हैं, और ये टॉप जो कैप्सूल होता है ऊपर वाला जहां पर सैटेलाइट रखा होता है वो बचता है, और उसके अंदर इतना ही होता है कि उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनी रहे और वो उसको पुशअप कर दे, सैटेलाइट ऐसे घूमता रहे। और इसको और ज्यादा यहाँ पर लाकर वेलोसिटी दे दे तो वो क्या हो जाएगा, इसके अर्थ के ऑर्बिट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या कर देगा, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देगा। जैसा आपने जो मूवी देखी, क्या मार्स मिशन देखी है, मार्स मिशन है ना, तो ये हमारी जैसे अर्थ है, तो क्या किया था उसके अंदर, भाई हम सीधा यदि इसको छोड़े, सीधा सैटेलाइट को हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फ्यूल वगैरह, मतलब किस जिसको भी हमें भेजना है सीधा ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फ्यूल वगैरह देना पड़ेगा। तो क्या करें, पहले हम इसको अर्थ के ऑर्बिट में लेकर आ जाए, यहाँ से छोड़कर यहाँ अर्थ के ऑर्बिट में लेकर आ गए, ये रोटेट कर रहा है। अब ये जैसे रोटेट करने लग गया, अब ये बिना किसी एनर्जी के रोटेट करेगा, यहाँ इसको इस पाथ में मूव करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो हम क्या क्या किया साइंटिस्ट ने, कि जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, अब देखा कि मार्स यहाँ पर नजदीक इस साइड है, यहाँ पर कहीं नजदीक आ रहा है, तो क्या किया, इसको ऐसे मूव कराया। जैसे यहाँ पर आया, मूव यहाँ यहाँ पर जैसे ये मतलब ऑर्बिट में स्टेबलिश हो गया, इसका इंजन बंद कर दिया।
अब इसका इंजन बंद है, वो अपना आप मूव कर रहा है। फिर जैसे ही क्या हुआ, एक यहाँ एक जगह एक पॉइंट पर आया आया तो क्या किया, उसकी इंजन चालू कर दिया, इंजन चालू कर दिया, इग्निशिएट कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो ये पाथ के जो ये ऑर्बिट बढ़ गया। वो ऑर्बिट इस तरीके से बढ़ेगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा और इसके एक सेंटर पर अर्थ रहेगी। यानी अर्थ के जब ये पास आएगा यहाँ पर तो क्या होगा, उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और दूर रहेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस टाइप से रोटेट। फिर वापस आया, फिर इसकी स्पीड बढ़ा दी, फिर वापस आया, फिर ऐसे करते करते इसका पाथ बढ़ गया। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर वापस आया तो जैसे जिस डायरेक्शन में था तो वहां से क्या किया, अब इसकी जैसे यहाँ पर ये ऐसा आया, अब इसको इस डायरेक्शन में भेजना है तो यहाँ पर इंजन चालू कर दे, स्पीड तो बढ़ी हुई है तो ये क्या हो गया, सीधा चला गया। अब जैसे सीधा चला गया यहाँ पर ये, अब इसका फ्यूल खत्म हो गया, इंजन बंद हो गया, तो अब ये क्या करेगा, वापस इसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस पर चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्या करेगा, चारों ओर चक्कर लगाना शुरू हो जाएगा। ये जो चारों ओर चक्कर लगाना शुरू हो जाएगा किसी और प्लेनेट के, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। उसके लिए जो वेलोसिटी होती है रूट वी स्क्वायर माइनस वी डैश वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होती है। वी एस्केप वेलोसिटी माइनस जो उसको वेलोसिटी दी जाती है। मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में हमें मूव कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट है। तो अभी पहले हम बात करते हैं कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट को उसका जो पाथ होता है, उसका पाथ जो होता है उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, कितनी स्पीड होती है, जिस स्पीड से मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, छाती थाम कर बैठिएगा, शुरुआत हो रही है। अभी तो हमने बातें की है, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, लेकिन काफी बताया सैटेलाइट के बारे में, कुछ समझ में सुना है तो समझ में आया होगा। ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो देखिए ऑर्बिटल स्पीड, द स्पीड मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव इन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ ग्रीन कलर की अच्छी लगती है या ब्लू कलर की, कैसी, चलो दोनों बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट है, वो ऐसे लगभग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी भी पाथ में मूव करे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको छोड़ा, तो अब ये जो इसके अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ये अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये सपोज सैटेलाइट है, सैटेलाइट छोटा होता है इसलिए इसका मास छोटा है m, और अर्थ बड़ी है इसलिए इसका मास बड़ा है m, और इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं r। ठीक है, ये सब सैटेलाइट के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा जो r है, r इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, या आपको किसी और प्लेनेट के लिए कैलकुलेट करना तो उसके लिए लिख सकते हैं h, हाइट फ्रॉम सरफेस, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अब इसको हमने ये वेलोसिटी दे दी, और सपोज ये v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चारों ओर। ठीक है, यदि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे यहाँ पर किसी हाइट पर, तो ये सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा स्ट्रेट पाथ के अंदर। लेकिन अर्थ का हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये हमेशा अर्थ की तरफ खींचता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है, हमेशा अर्थ की तरफ गिरता है, ये ध्यान रखिए। ये ऊपर होगा तो भी अर्थ की तरफ गिर रहा है, हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि ऊपर है लेकिन वास्तव में ऊपर नहीं है। तो देखें, तो इसको घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ को घूमने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m v नॉट स्क्वायर अपॉन r, एंड दिस इज द प्रोवाइडेड बाय एनी अदर फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वास्तव में कोई फोर्स नहीं होता, इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दूसरा, वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही उसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
तो यहाँ m से m कैंसिल, तो यहाँ r से r कैंसिल, तो v नॉट इज इक्वल टू आ गया रूट जी एम अपॉन आर, रूट जी एम अपॉन आर। इस r का मतलब है रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहां से क्लियर है कि ये किस पर डिपेंड्स कर रही है, ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, सॉरी मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड हाइट पर, इन पर डिपेंड कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डज नॉट डिपेंड, वी नॉट डिपेंड्स ऑन, वी नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ, यहाँ एम स्मॉल एम क्या था, मास ऑफ सैटेलाइट does not depends on mass of satellite, क्या है, does not depend on mass of satellite, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड आ गई, कितनी आई इसको कैलकुलेट करेंगे उससे पहले कुछ केस देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी h हाइट इंक्रीज v नॉट डिक्रीज होगा। क्या होगा, एज हाइट इंक्रीज v नॉट डिक्रीज, हाइट बढ़ेगी तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, हाइट बढ़ेगी तो v क्या होगा, घटेगा, एज हाइट इंक्रीज v डिक्रीज, ठीक है। और हाइट डिक्रीज होगी तो v क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो v मिनिमम कब हो सकता है, व्हेन h जीरो मतलब एकदम से कोई सैटेलाइट यहाँ पर घूमे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो तो संभव है नहीं, पॉसिबल है नहीं। बट हम कहेंगे कि h इज केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, h इज लेस देन r, h r के कंपैरिजन में कम, ठीक है, r के कंपैरिजन में कम हो मतलब r 6400 किलोमीटर है, जो r है वो 6400 किलोमीटर है, अर्थ हो वो क्या हो 64 किलोमीटर, सॉरी h हो वो 64 किलोमीटर हो, 640 किलोमीटर हो, ठीक है, 3600 किलोमीटर हो, तो इसके कंपैरिजन में कम हो, या यानी इसको हम कह सकते हैं कि h टेंड्स टू जीरो, जो कि एक पॉसिबल केस नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि h लेस देन r, ठीक है, h लेस देन r। तो इस कंडीशन में v नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, v नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा v नॉट मैक्सिमम, इस केस में r प्लस h को हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r आ गया, कितना आ गया, रूट 2gm अपॉन r आ गया, ठीक है। इसको यदि डेंसिटी के टर्म्स में निकालें, उससे पहले एक बार नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच आई, और मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड जो आई v मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड, ये जी एम अपॉन आर, क्योंकि यहाँ हमने एकदम ही h क्या ले लिया, जीरो ले लिया है, तभी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, या r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो वो जीरो आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर v नॉट मैक्सिमम जी एम इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर रूट, तो ये क्या आ गया,
रूट जी आर आ गया। क्या आ गया? रूट जी आर। तो इसकी हम वैल्यू पुट करें, जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड, आर की 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रूट, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.92 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम कह सकते हैं 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और कई बार हम ऐसा भी लिख लेते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब जो सैटेलाइट सबसे नजदीक घूमेगा, नियरर टू अर्थ सरफेस, नियरर टू अर्थ, ठीक है, जो सैटेलाइट सबसे अर्थ के सबसे नियरर होगा उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? उसकी स्पीड जो होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये सैटेलाइट की स्पीड और कम होती जाएगी। हाइट बढ़ेगी तो सैटेलाइट की स्पीड क्या होती जाएगी? और कम होती जाएगी। इसको डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट करें तो V नॉट इज इक्वल टू जी एम, एम इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो, रो डेंसिटी है आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब यदि यहाँ पर एच इज इक्वल टू वापस 0 रखें, इफ एच इज इक्वल टू 0 रखें तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आर से यहाँ पर केवल आर, नीचे आर बचेगा, और ये आ जाएगा आर रूट में 4/3 पाई जी रो, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब रो डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, मास कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी तो आर के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और ये कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जाग रहे हो सभी? बताएं कितने लोग जाग रहे हो? बताएं कितने लोग जाग रहे हो? 8 लोग जाग रहे हो, 10 लोग जाग रहे हो। अभी 27 थे, 27 में से एक विकेट गिर गया लगता है। 15 जाग रहे हो, वेरी गुड। 17 जाग रहे हो, 9 लोग सो रहे हैं। यस, तो आप ऐसा मत लिखा करो, ये लिखिए कितनी होती है अर्थ सर्फेस, द व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग नियर टू द अर्थ सरफेस। स्पीड लिखें 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यस, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उत्सव ने कुछ लिखा है, मैं नहीं देख पाया अभी, क्या लिखा उत्सव ने? अच्छा, वो कोई बात नहीं, नेटवर्क का दिक्कत है। मैं ये क्लास रिकॉर्डेड है ना, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, हाँ, देखिए एक बार वापस रिवाइज कर लें चाहे तो कोई भी देखिए, व्हेन ए सैटेलाइट or when any object move around the earth or any circular path, then it requires the centripetal force, and centripetal force is always provided by any other force. Here the centripetal, if the speed of the satellite is the v naught, then centripetal force is given by v naught square upon r, and this is the provided by the gravitational force which is equal to the gm upon r square. So the v naught square upon r is equal to gm m upon r square. Capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the satellite, and r is the distance of the satellite from the center of the earth. So here v naught is equal to gm upon r, and here r is equal to capital R plus h. If we solve this equation, put the value and solve this equation, then we got
okay, if h is equal to 0, then v will be the maximum, and gm is equal to gr square, and is equal to the root gr, is equal to the root gr. ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें यहाँ से कि v naught is equal to root gr. If we put the value of the g and r, then we got v maximum is equal to 8 km per second. Okay, now next टॉपिक है टाइम पीरियड. क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में? ये हमारी अर्थ है और कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. सेंटर ऑफ इनका अर्थ सेम है. रेडियस इस ऑर्बिट की जो है वो स्मॉल आर है. स्मॉल आर का मतलब आपको पता है कि आर प्लस आर एच है, और ये सैटेलाइट का मास m है. तो हमें पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी आएगी? 2 पाई आर. स्पीड कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है. एंड v नॉट इज इक्वल टू कितना है? जी एम अपॉन स्मॉल आर का रूट. ये इतना है. सो t इज इक्वल टू 2 पाई आर रूट जी एम, और ये रूट आर ऊपर आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई आर की, देखिए यहाँ पर क्या है, आर की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट आर का मतलब आर की पावर 1/2. तो आर की पावर 3/2 अपॉन रूट जी एम. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच का पावर 3/2 अपॉन रूट जी एम, और 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2. जी एम जो होता है अर्थ या किसी भी प्लेनेट के लिए जी आर स्क्वायर. ठीक है, जी आर स्क्वायर. तो आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई आर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा मैथ से. ये आर की आर प्लस एच की पावर 3/2 है, तो इसको हम आर प्लस एच का रूट लिख सकते हैं, और नीचे ये जी बचेगा. सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर रूट आर प्लस एच अपॉन जी. ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला. ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला. अब क्या हो, if h is less than r, this implies r plus h को हम क्या लिख दें? r लिखते हैं. एक तरीके से यूं कह दो कि r इज h इक्वल टू 0 हो गया. तो क्या बचेगा? t इज इक्वल टू 2 पाई r रूट r अपॉन जी. ठीक है,
रूट आर अपॉन जी। ठीक है, तो अब कुछ गलत लग रहा है मुझे, ये यहाँ पर मैंने गलत किया है। क्या गलत किया है? ये पावर भूल गए हम, इसकी पावर क्यूब। ठीक है, 1/2 को हमने रूट बनाया तो एक क्यूब तो रहेगा, ये इसकी पावर क्यूब तो रहेगा। तो अब जब h इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या बचेगा? आर क्यूब बचेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर जी। आर को अंदर ले गए तो ये क्या बचा? 2 पाई आर अपॉन जी। ठीक है, तो ये जो थी इसको हमने क्या लिखा? जैसे एक्स क्यूब एक्स की पावर 3/2 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर क्यूब और रूट। तो हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। जब कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक रोटेट करेगा, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक रोटेट करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपॉन जी। ये फॉर्मूला कई जगह आएगा और इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए। इसकी जो वैल्यू है वो 84.6 मिनट। ठीक है, इसको यदि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 5.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इसको यदि डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो जी, स्मॉल जी को हम क्या करें? डेंसिटी के टर्म्स में रख दें। स्मॉल जी को हम क्या करें? डेंसिटी के टर्म्स के अंदर रख दें। तो डेंसिटी के टर्म्स के अंदर हमने कैलकुलेट किया था स्मॉल जी के और इसके बीच में रिलेशन, या एम की वैल्यू, एम को डेंसिटी के टर्म्स में रख दें। तो डेंसिटी के टर्म्स में ये जो आएगा वो क्या आएगा? T इज इक्वल टू 3 पाई जीरो का रूट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टाइम पीरियड। और ये भी कब? व्हेन h लेस देन r। तो ये टाइम पीरियड होता है, मतलब जो सैटेलाइट अर्थ के नियर मूव सरफेस के नियर सबसे पास नजदीक होगा उसको 84.6 मिनट, यानी 60 मिनट में एक 1 आवर हो गया। क्या हो गया? 60 मिनट में 1 आवर और 25 मिनट लगभग मान लो, मतलब लगभग वो 1.5 घंटे के अंदर अर्थ का एक सर्कल है वो पूरा कर लेगा, अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेगा 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, 90 मिनट होता तो पूरा 1.5 घंटा हो जाता, तो आप लगभग 1.5 घंटे के अंदर अर्थ का चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बोलिए।
ओके, एक बार फिर से समझ जाते हैं। देखिए, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr। स्पीड क्या है इसकी, v नॉट, और v नॉट इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h है, और v नॉट इज इक्वल टू क्या है, gm रूट r है। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो हमारे पास 2πr की पावर 3/2 रूट gm आ गया, और gm इज इक्वल टू क्या होता है, gr स्क्वायर होता है। gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये पुट कर दी, आगे पुट करेंगे gr स्क्वायर यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या आएगा, आर की स्मॉल आर की जगह हमने क्या किया, आर प्लस एच रखा, तो इसकी पावर 3/2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, आर प्लस एच की पावर 3/2 को आर प्लस एच का क्यूब लिख सकते हैं, और उसका रूट लिख सकते हैं। और ये आर स्क्वायर है नीचे, आर स्क्वायर और रूट, और आर स्क्वायर क्या रूट में है, तो ये आर बन जाएगा, और केवल रूट में क्या बचेगा, जी बचेगा। तो इसको हमने एक साथ लिख दिया। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला बन गया, टी इज इक्वल टू 2πr रूट में एच, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। ये फॉर्मूला बन गया। अब कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के पास में, यानी अर्थ एच है, वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आर प्लस एच को हम क्या ले सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो एच, आर प्लस एच को सॉरी आर लिख सकते हैं, तो यानी एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये आर प्लस एच का होल क्यूब क्या बचेगा, केवल आर का क्यूब बचेगा। और ये आर बाहर है, हमने क्या किया, इसको आर स्क्वायर करके रूट में लिख लिया। तो ये क्या आ गया, 2πr अपॉन रूट जी आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 84.6 मिनट आएगा। वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि h बढ़ेगा, h ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। h बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर हमने ये जो केस लिया है उसमें क्या लिया है, h हमने कम लिया है, तो ये टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। यानी ये जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, मिनिमम टाइम पीरियड होगा। क्या होगा, मिनिमम। मतलब कोई सैटेलाइट कम से कम यदि इसको अर्थ का सर्किल कंप्लीट करना है तो उसको 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, मतलब 84.6 मिनट लगेंगे। ठीक है, और बाकियों को इससे ज्यादा लगेगा। जितनी हाइट पर होगा, जितना ज्यादा हाइट पर जाएगा उसको टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, आप ये देखिए, ये केप्लर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। आर ज्यादा होगी तो टी टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब एक टर्म आती है, बोलिए कुछ समस्या हो तो अभी इसमें तुरंत का तुरंत पूछे। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एल या जे इज इक्वल टू एम वी आर होता है, और स्मॉल एम वी इज इक्वल टू हमने अभी कैलकुलेट किया, रूट जी एम अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात, ये जेडब्ल्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कीजिएगा कि when any satellite revolve around the earth then angular momentum remains conserved. Angular momentum remains conserved when satellite revolves around earth or planets revolves around sun, then L remain constant. L constant हमें पता है, L constant है, इसका मतलब टो इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि टो इज इक्वल टू क्या होता है, dl अपॉन dt होता है। तो
डिफरेंशिएशन जब किसी कांस्टेंट का करते हैं तब ये जीरो आता है। तो ये कैसे, इस बात को आप समझे। देखिए हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी अर्थ है, या सन मान लेते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन सन पर पूछा हुआ है। तो ये हमारा नन्हा सा सन है और ये हमारी अर्थ है जो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, अब सपोज ये इसका ऑर्बिट बनाया है, अब ये कहीं अर्थ है वो यहां पर है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। फोर्स लगेगा कहीं पर भी, जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लाइन अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग देम, फोर्स की डायरेक्शन, है ना। और सन एज ए सेंटर होगा, सन एज क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहां पर मुझे बता सकते हैं कि टॉर्क जीरो क्यों है, वाई टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, बता सकते हैं टॉर्क जीरो क्यों है यहां पर। टॉर्क जीरो क्या है, क्यों है, एच वापस समझाया, समझ में आया नहीं आया, टॉर्क जीरो क्यों है यहां पर, बताइए। कपल ऑफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग, ये तो नहीं जचा, कपल ऑफ फोर्स, फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स तो लग रहा है ना, V naught is perpendicular to radius, नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट की तो बात ही नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ टॉर्क जीरो है। आपको मैंने बता दिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, उसके लिए टॉर्क जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब टॉर्क है वो जीरो रह रहा है। यस, अंशुमान ने बिल्कुल सही लिखा है। ना 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 ना, अंशुमान सही नहीं लिखा। लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सन, वो तो होती है। अब आप बना सकते हो ना, 50% आप मतलब ये कह सकते हो कि आंसर आपको मिल गया है। लाइन ऑफ एक्शन किसकी सेंटर से पास हो रही है और क्या हो रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला देखिए आप, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ये जो मैंने अब आर क्रॉस एफ होता है इतना मैंने लिख दिया, तो अब आप बताइए क्यों टॉर्क जीरो होगा। लिखिए भाई क्यों टॉर्क जीरो होगा। साइन जीरो, यस सही है, थीटा इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर देखिए क्या है, यह प्लेन ऑफ रोटेशन एक्सिस पर, नहीं देखिए यहाँ पर ये क्या है, आर और एफ, एफ इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है और एफ इस डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है, यानी आर और एफ क्या है, दोनों पैरेलल है, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो टो इक्वल टू जीरो है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। थीटा इज इक्वल टू जीरो है, टो इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैं आपको व्हाट्सएप में देखता हूँ, एक वीडियो भेजता हूँ यदि मेरे पास है तो, उसमें आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, यस पढ़ा है, अभी मत देखना, क्लास के बाद देखना और उसके बाद में बताना कि
इसमें क्या मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, एक मैंने भेजा है अभी, तो लेकिन बाद में देखना, उसमें बताना है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, देखिए सैटेलाइट की स्पीड हो गई, टाइम पीरियड हो गया, हाइट भी कैलकुलेट कर लें, पूछा जाता है तो नहीं, लेकिन रजाई में कईयों को जाने के बाद नींद तो नहीं आ गई? ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इनको आपको एक बार खुद को सोल्व करके देखना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द सरफेस। तो देखिए पिछले फॉर्मूले को याद कीजिए, कौन सा? हाइट का, टाइम पीरियड का। हमने ड्राइव किया था t इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 अपॉन r रूट g था, ऐसा ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, r t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस h की पावर 3 अपॉन r स्क्वायर जी। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, h फाइंड करना है। तो यहाँ देखें, r प्लस h का होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर r स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और r प्लस h इज इक्वल टू टी स्क्वायर r स्क्वायर जी की पावर 1/3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 एंड h इज इक्वल टू टी स्क्वायर r स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इसको पूरा एक साथ लिख दें, की पावर 1/3 माइनस r। ठीक है, अब टाइम पीरियड हमें पता है, r पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए t इज इक्वल टू 24 r होता है, और r इज इक्वल टू हमें पता है 64 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू 36,000 किलोमीटर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो r पता, हम क्या कर सकते हैं, हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता चल गया किसी सैटेलाइट को कहां पर लॉन्च करना है। अब नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हाँ, एक विकेट गिर गया, वही क्या बात है।
ठीक है, बाकी सही सलामत है ना। तो देखिए, एनर्जी, कोई भी सैटेलाइट है, पहले हम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट तो उसके लिए अर्थ बना लें। ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, और एक ये प्यारा सा सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, बिना किसी एनर्जी के, बिना कोई एनर्जी खर्च किए। लेकिन इसकी एनर्जी कितनी होगी? अर्थ के सेंटर से आर है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी? -G m m/r। मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी? ½ m v0 स्क्वायर। ½ m v0 होता है Gm/r का रूट, ये हमने किया था इसका होल स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई Gm/m/2r। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो E इज इक्वल टू, U कितना है? -Gm/m/r है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? +Gm/m/2r है। तो बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? बताओ क्या आंसर आएगा? क्या हल निकलेगा इसका? अरे बड़े आप तेज हो। हाँ, स्मिथ ने वेरी गुड, लिख देते हो फॉर्मूले फटाफट। मोबाइल से लिख रहे हो, लैपटॉप से लिख रहे हो, कंप्यूटर से लिख रहे हो? ये जो जवाब दे रहे हो साथ में एक बार बताओ सही, मोबाइल से दे रहे हो या लैपटॉप से दे रहे हो? बड़ा फास्ट फास्ट जवाब दे रहे हो, बड़ी मतलब टेक्निक से जवाब दे रहे हो। चलो, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ गई? Gm/m/2r इज इक्वल टू, ओहो, टोटल एनर्जी नेगेटिव। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, क्या सिग्निफिकेंस होगा नेगेटिव एनर्जी का? क्या सिग्निफिकेंस होगा नेगेटिव एनर्जी का? नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस है कि सैटेलाइट इज बाउंडेड विद द अर्थ, बाउंडेड with the earth with a force of attraction, with a force of attraction, so it has to move around the earth। ये ग्रेविटेशन बाउंडेड स्टेट को शो करता है। नेगेटिव साइन एनर्जी में किसको शो करता है? बाउंडेड स्टेट को शो करता है कि सैटेलाइट इसके साथ बंधा हुआ है। सैटेलाइट क्या है? इसके साथ क्या है? बंधा हुआ है, इस बात को शो कर रहा है। ठीक है, बाकी आप इसको डिटेल से लिखेंगे। अच्छा, तो एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में चलिए मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है Gm/m/r। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है Gm/m/2r। और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी Gm/m/2r है। मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये ध्यान रखना। बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में
चेंज होती रहेगी। जैसे सैटेलाइट पास में आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि इलेप्टिकल पाथ है तो उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। इलेप्टिकल पाथ है तो स्पीड चेंज होती रहेगी, सर्कुलर पाथ है तो कांस्टेंट रहेगी। इलेप्टिकल पाथ में क्या है, जैसे सैटेलाइट पास में आएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दूर जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, स्पीड कम हो गई। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो बताइए, क्या आएगा। तीनों का रेशो बताइए, क्या आएगा। What will be the ratio of total energy, potential energy and kinetic energy? सुन पा रहे हो, लिखिए। सुन पा रहे हो, लिखिए, तुरंत लिखिए। रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। आपको मैग्नीट्यूड का रेशो लिखना है, ठीक है। यस, वेरी गुड, 2:1:1। ठीक है, मैग्नीट्यूड का रेशो लिखना है ना, या मैग्नीट्यूड कर देता हूँ। आप देखो कैसे रेशो फाइंड करेंगे। GMM को आप सपोज इसको 1 मान लो, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी 1 है, इसकी 1/2 है, इसकी 1/2 है। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनसे डबल है। तो इसका रेशो क्या होगा, 2:1:1 होगा। क्या होगा, 2:1:1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये एनर्जी आई है तो ग्राफ भी बना लेते हैं इनके। अब यहाँ पर जो एनर्जी है, हर एक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हर एक जो एनर्जी है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ आएंगे वो क्या आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ आएंगे वो क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। अब यहाँ पर इस साइड में डिस्टेंस ले लें और इधर हम क्या ले लें, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये ले लें। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये आएगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। और बाकी जो एनर्जी का ग्राफ बनाए तो इस टाइप से आएगा, वो भी आएगा पैराबोला, ये हाइपरबोला। थोड़ा कर्व टाइप, ठीक है ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये ग्राफ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा, और ये ग्राफ क्या होगा, टोटल एनर्जी का होगा। ठीक है, एक यहाँ पर टर्म और आती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस टोटल एनर्जी कितनी थी, GMM/R। ठीक लिखी है क्या मैंने, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ठीक लिखा है या गलत लिखा है।
2r आएगा। वेरी गुड, बड़ा पॉजिटिव बालक है ना। और यहाँ माइनस का साइन भी आएगा। ये नहीं बता रहा गलत लिखा ठीक लिखा, सही आंसर क्या है वो बता रहा है। इसका मतलब जाग भी रहा है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इट मीन्स if this energy is given to a satellite, then that satellite has to move from the orbit, has to move from the orbit। फिर वो ऑर्बिट से मूव हो जाएगा, ऑर्बिट पर मूव नहीं करेगा। इतनी एनर्जी हम सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी सैटेलाइट को प्रोवाइड करें तो क्या होगा, सैटेलाइट तब तक की मूव करेगा जब तक क्या है उसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हाइट बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। तो जैसे ही हम यदि बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे, बाइंडिंग एनर्जी प्लस ये टोटल एनर्जी दे देंगे, तो उस सैटेलाइट की जी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब उस सैटेलाइट को हमने बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी दे दी तो ये इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी एनर्जी, इसका मतलब अब वो किसी भी फोर्स में बंधा हुआ नहीं रहेगा, वो अर्थ को छोड़कर चला जाएगा। क्या है, अर्थ को फिर वो छोड़कर चला जाएगा, है ना। जैसे जब तक किसी आदमी की घर से मोह माया रहती है ना, जब तक मोह माया कुछ रहता है जे तब तक वो घर में रहता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है उसकी मोह माया सब जीरो हो जाती है, तो फिर वो क्या बन जाता है, छोड़ घर बार छोड़कर चला जाता है, साधु बन जाता है, संत बन जाता है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, उल्टा होता है, साधु संत तो लोग बन जाते हैं और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, भाई आप सब क्या करो, अपनी टोटल एनर्जी सारी एनर्जी को जीरो करो, मोह माया को त्यागो। तो कोई किसी ने पूछ लिया तो बताइए बाबा जी क्या करें, मोह माया त्यागे तो क्या करें। तो बाबा जी बोलते बस मुझे दे दो, आप त्याग दो लेकिन मुझे दे दो। आजकल उल्टा हो रहा है। लेकिन टोटल एनर्जी जीरो का मतलब वो फ्री हो जाना, अब वो किसी बाउंडेड स्टेट में नहीं है, वो जहां चाहे वो जा सकता है। ये मैक्सिमम हो गई बाइंडिंग एनर्जी। इतना कंसेप्ट क्लियर है तो अब सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस कर ले। यहाँ तक बोलिए कोई डाउट है तो। ऑनलाइन क्लास है तो कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है ना। घर पर पढ़ाई कर रहे हो, तुरंत मम्मी को ऑर्डर दीजिए, मम्मी पानी की गिलास, मम्मी खाना। मम्मी को लगेगा नहीं भाई बेटा पढ़ रहा है तो इसको ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। इज आई एम राइट और नॉट? सेवा होती है या नहीं होती? क्लास के समय घर में सेवा होती है या नहीं होती, बोलिए। क्लास के समय घर में सेवा होती है नहीं होती, बोलिए। क्या हुआ भाई, सो गए क्या? लगता है रजाई सेवा हो गई, है ना। कईयों को तो लाकर मम्मी ने रजाई उड़ा दी होगी, सो बेटा ओढ़ कर पढ़ ले, थोड़ा रजाई के अंदर बैठ कर पढ़ ले। होती है सर, हाँ बिल्कुल सही बात लिखी है। एक ने लिखा अभी तक होती है, बाकी लोग शर्मा रहे हैं। प्राइवेटली भी लिख सकते हैं। हाँ होती है ना। होती है, मतलब 3 लोगों का, 4 लोगों का, पांच पांच ने जवाब दिया है, 6 ने जवाब दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के मम्मी पापा ही बैठे हो क्लास के अंदर वही लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वीडियो कैमरा तो ऑफ है, पता नहीं चलता। कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है। होती है ना, कि क्लास है, पढ़ रहे हैं, वो भी रात को पढ़ रहे हैं तो सेवा होती है। भाई थोड़ा हमारा भी ध्यान रख लिया करो, थोड़ा चाय पानी कुछ मोबाइल लैपटॉप में डाल दिया करो, मेरे तक भी पहुंच जाए, है ना। ताकि मैं भी बोल रहा हूँ मुझे प्यास लग रही है, आप तो केवल सुन रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब सेवा होती है, इसका मतलब अभी स्कूल नहीं खुलनी चाहिए, है ना। अभी स्कूल नहीं खुलनी चाहिए, कुछ दिन और आराम से घर पर रहना चाहिए आप लोगों को। जब ये सेवा होनी बंद हो जाए तो फिर बाद में स्कूल में आ जाना। सही बात है ना। फिर बाद में यहाँ पर मेस के अंदर आपकी सेवा करेंगे। ये बताइए सुबह 5 बजे कितने लोगों को चाय मिलती है? सुबह 5 बजे कितने लोगों को चाय मिलती है?
अब ऐसा मत लिखना सर चाय पीते ही नहीं है। कितने लोगों को चाय मिलती है सुबह 5 बजे, और आज क्लास है तो कितने लोगों को नाश्ता मिलेगा? कई तो उठते भी नहीं होंगे, चाय कैसे मिलती है? एक का जवाब आया है। आज आपकी याद ताजा कर देंगे। 2 का जवाब आया है। 3 का कुछ नहीं मिलता। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, तो भी मेरी तरह है, उठते ही कुछ नहीं मिलता। सही बात है, अपन एक जैसे ही हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं मिलता। सॉरी, मिलता है मैडम, पास में ही है। स्थिति बड़ी विकट है, क्या करें। हाँ, नहीं मिलता मतलब सुबह का नहीं मिलता। सुबह का लिख रहे हो, रात का लिखते हो, बताइए। फिर नहीं मिलता तो फिर बाद में धीरे धीरे सब बंद हो जाए तो फिर अब आपको यहाँ आ जाना चाहिए। फिर आपकी मोहमाया भंग हो जाएगी, आपकी जब एनर्जी जीरो हो जाए। अभी तक जब तक आपका आपका परिवार के साथ अट्रैक्शन है, नहीं मिलता सुबह का। अच्छा ठीक है, सही है, मॉर्निंग में मिलता है। मतलब मिलता है, इसका मतलब उसका भी अट्रैक्शन है पेरेंट्स के साथ, अफेक्शन है, तो इसलिए पेरेंट्स सेवा करते हैं। अट्रैक्ट पेरेंट्स को आशा है कि भाई वो हमें कुछ ना कुछ बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ठीक है, इसलिए अभी सेवा करें। लेकिन जिनको नहीं मिलता तो बस वो आप स्कूल आने की तैयारी करें। मिलता है वो घर पर रहे, क्योंकि अभी तक आपकी टोटल एनर्जी जीरो नहीं हुई है। टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी तब बाद में आएंगे, बात करेंगे। अच्छे, पता नहीं चल रहा, कहो कि हो सकता है पेरेंट्स भी रिप्लाई कर रहे होंगे तो भी मुझे पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तो कोई समस्या? सात आठ नौ, यस। अभी कई रिप्लाई फास्ट हो गए हैं, है ना। बस सर समस्या नहीं है, बस समस्या यही है, फटाफट अब मम्मी पापा ने सेवा की है, आप क्लास खत्म कर दो तो हम उठ जाए, नहीं तो उठ भी नहीं सकते। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप स्पीड। उसके बाद में कुछ बातें करेंगे। एस्केप स्पीड से दुष्यंत सिंह का शायर शेर मुझे याद आ जाता है। देखो, एस्केप स्पीड इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड to leave the gravitational field of the earth or any planet. It is the minimum speed required to leave the gravitational field of a planet. अच्छा, इससे ब्लैक होल का भी कंसेप्ट आता है, वो हम फिर कभी करेंगे। मेरी तरह पास में पानी की बोतल लेकर बैठा करो, पीते रहा करो, वो अच्छा है। ऑनलाइन क्लास में ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो क्लास जब भी बोतल भर के बैठता हूँ तो मैं पानी पीता रहता हूँ, ये जरूर फायदा हो रहा है। तो देखिए, इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट से के ग्रेविटेशनल फील्ड से मूव करने के लिए जितनी स्पीड उसको देनी पड़ती है, मिनिमम स्पीड की, वो वापस अर्थ पर नहीं आए। इट कांट रिटर्न बाय व्हेन, खुद से वो वापस अर्थ पर नहीं आए, उसको हम क्या कहते हैं? एस्केप स्पीड कहते हैं।
ठीक है, उससे हम क्या, उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड कहते हैं। मतलब किसी प्लेनेट को हम इतनी स्पीड दें, यहाँ से छोड़कर हम इतनी स्पीड दें कि वो क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे। वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज होती है वो इनफाइनाइट तक होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है, लेकिन लगभग वो दूर चला जाए, अर्थ के चारों ओर रोटेट नहीं करे, एक ओपन कर्व बन जाए। अभी तो ये ऐसे रोटेट करता है, सॉरी थोड़ा सर्किल नहीं बनना, लेकिन ऐसे सर्किल में ऐसे रोटेट करता है, ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। अब यहाँ से हम इसको स्पीड करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर ये सीधा चला जाता है, ओपन कर्व जिसको कहते हैं। तो जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाएगा, मतलब कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो जब इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो इसकी जो टोटल जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलिए। जीरो हो जाएगी, वेरी गुड। फ्रॉम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, या किसी भी प्लेनेट के लिए होगा तो प्लेनेट सरफेस, एंड टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर टोटल एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर भी कोई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए जब ये प्लेनेट इंफिनिटी पर चला गया है, यानी कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लग रहा, तो ये भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी, या ये कुछ हो भी सकती है। उसको यदि ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब वो कहीं इंटरसेटेलर स्पेस में कहीं मूव कर रहा है, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी एम, अर्थ सरफेस से ही भेज रहे हैं हम उसको, एम अपॉन कैपिटल आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी हम जितनी स्पीड उसको दे रहे हैं, सपोज v स्पीड दे रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर आ गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ गया, m से m कैंसिल, छोटे m से छोटा m कैंसिल, बेचारा छोटा जो होता है उसके साथ ऐसा ही होता है, बार बार कैंसिल हो जाता है, जी एम अपॉन आर, और ये 2, दिस इज द एस्केप स्पीड, दिस इज द एस्केप स्पीड, ठीक है, this is the escape speed, and in terms of density this escape speed is written as 2 drive। ये इसको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे, कितनी होती है, 8 पाई रो जी आर स्क्वायर अपॉन 3 रूट, ये होती है। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया, एस्केप स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2gm अपॉन r रूट, and this is equal to 2gr square upon r root, and is equal to root 2gr, and v is equal to root 2gr means 2 multiplied by 9.8, अर्थ के लिए बात करें, multiplied by 6.4 multiplied by 10 to the power 6, then this is equal to 11.2 kilometer per second, यानी एस्केप स्पीड इज इक्वल टू रूट 2gr इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है।
यानी अर्थ सरफेस से किसी पत्थर को हमें फेंकना है कि वो वापस अर्थ पर नहीं आए, तो कम से कम जो उसको स्पीड देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ेगी। यानी किसी अर्थ सरफेस से किसी भी पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वापस कभी नहीं आएगा, यानी आसमान में छेद करके ऊपर चला जाएगा। तो वापस दुष्यंत सिंह का शेर याद आता है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि, यादें भूल गए? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है। इफ न्यूटन विल read this phrase, then his soul become in the trouble, right? क्योंकि उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने देखो वो बड़े होशियार थे दुष्यंत सिंह, उन्होंने स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया। स्पीड है वो आपका रिस्क है, स्पीड जो है वो आपका रिस्क है। कौन कहता आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, लेकिन उस पत्थर की जो स्पीड होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। उससे कम स्पीड हुई तो वो आकर आपके सर में छेद कर देगा। उससे कम स्पीड हुई तो वो आकर आपके सर में छेद कर देगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है भाई, आप कितना भी बड़ा अपना एक गोल डिसाइड करो, आप उस गोल को पूरा कर सकते हो। आप में असंभव क्षमता है और आप कितना भी बड़ा गोल ले आप उसको पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मन से लगो तो सही, उसके लिए पूरे मन से प्रयास करो तो सही। और यदि पूरे मन से प्रयास नहीं किए, यानी इस स्पीड से कम स्पीड से फेंका, तो क्या होगा? फिर बाद में लोगों के तीर आपको छलनी करेंगे। अभी आप सबको कहिए नहीं भाई मैं आईएएस बनने वाला हूँ, मैं आईआईटी में जाने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। आस पड़ोस वाले सब आपकी राह देख रहे हैं कि अच्छा चलो अब 1 साल बाद देखते हैं ये डॉक्टर बनता है या नहीं बनता है। बन गए, आपने पूरे मन से प्रयास किए तो आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए। तो लोग कहेंगे ना भाई हमें तो पहले ही पता था, छोरा छोरी बहुत पढ़ने वाला पढ़ने वाली थी, हमें तो पहले ही पता था। और ना बने, आपने पूरे मन से प्रयास नहीं करे, ना बने, तो भी वो यही कहेंगे हमें तो पहले ही पता था। ठीक है। पूरे दिन मोबाइल लेकर, टीवी लैपटॉप लेकर बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता था, फिल्में देखता रहता था, गेम खेलता रहता था, खेलती रहती थी, है ना? हमें तो पहले ही पता था ये कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कौन सा नाम रोशन करेगा। तो वो उल्टा पत्थर आप पर ही आ गया, उल्टा पत्थर आप पर भी आ गया। तो ये मैंने इसकी व्याख्या फिजिक्स के अनुसार कर दी है। रिकॉर्डिंग की है तो दोबारा सुन लेना। हाँ, लेकिन बन गए आप। यदि अपने घर से डॉक्टर इंजीनियर बने तो ये मानकर चलो आपके छोटे भाई बहन की भी गारंटी है, आपके आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले भी की भी गारंटी है। वो भी कहेंगे कि हाँ भाई हम भी तैयारी, वो भी आपको देखकर तैयारी में लग जाएंगे। ये मानकर चलो कि आप कुछ भी करते हो तो अपने लिए नहीं करते, आप सोसाइटी को लीड करते हो, आप सोसाइटी को लीड करते हो। आपको देखकर दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे कि हाँ भाई वो नवोदय में पढ़ा था, नवोदय में पढ़ा था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, वो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन गया। और नहीं हुआ तो नवोदय में कौन सी पढ़ाई होती है ना? मास्टर पढ़ाते ही नहीं है। इससे तो अच्छा हमारा, तो ये चीजें आपको देखनी है। अभी हो सकता है कि कईयों को भूख लग रही हो, कईयों के घर में, पड़ोसी के घर में शादी ब्याह हो, तो देखिए सारे 40 में से कितने लोग आए? 26-27 लोग आए। कितने हैं? 25 है, उसमें एक मैं हूँ, 24 लोग हैं। तो ये मानकर चलिए सब लोग मेरिट में नहीं आते, सब लोग मेरिट में नहीं आते। आते हैं क्या? सब थोड़ी मेरिट में आएंगे। तो यही तो तपस्या है, यही तो आप लोगों की तपस्या है। आपने यदि तपस्या कर ली तो आप सफल हो जाओगे।
लेकिन आपकी तपस्या बीच में भंग हो गई। आपने कहानियां पढ़ी होगी, माइथोलॉजी पढ़ी होगी, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, है ना। भगवान बीच में, कोई ऋषि तपस्या कर रहा है तो कोई सुंदर सी, क्या कहते हैं उसको, अप्सराएं आती थी, नृत्य नृत्य करती थी उसकी तपस्याएं भंग करने के लिए। यदि वो लालच में आकर आंख खोल लेता, है ना, एक क्षण के लिए मन भर लेता, तो उसकी तपस्या भंग हो जाती। जो जिस टारगेट के लिए उसने तपस्या शुरू की थी, वो फल उसको कभी भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन वो यदि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता और एकदम अपने मतलब टारगेट पर फोकस रहता, नहीं भाई, मुझे मेरा जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा, चाहे सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ भी हो, तो फिर भगवान उसको बूंद देते, वरदान देते। ठीक है। कहने का मतलब देखो, ये जो कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें ये दे रही है, ये शिक्षा दे रही है कि जब हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो ही हमें फल मिलता है। जब हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो ही हमें फल मिलता है। कोई हैरी पॉटर की छड़ी हिलाए तो उससे कोई भी हमें कुछ नहीं होना, ऐसी कोई छड़ी नहीं है। मतलब हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। एक किसी कवि ने कहा, जिसे तुम चाहते हो उसे तुम चाहते नहीं, इस झूठ से ना खुद को तू परेशान कर। जिसे तुम चाहते हो उसे चाहते नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान कर। कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर। ठीक है। कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर। मतलब आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। आप कुछ कुर्बान करने का मतलब आपको कोई सर नहीं कटाना। आपको यही है, थोड़ा अपना इंटरटेनमेंट का टाइम, थोड़ा खेलने पे खेलने खाने का टाइम, है ना, थोड़ा नींद का टाइम, यही कुर्बान करके आपको पढ़ाई करनी है। बाकी तो सेक्रीफाई आपके माता पिता कर ही रहे हैं। इतनी फैसिलिटी शायद प्रोवाइड कर रहे होंगे जितनी उनको नहीं मिली होगी। ठीक है। नहीं भी प्रोवाइड करे तो आप, अभी का समय कुछ बदल गया है, आप हमें भी बताइए। ठीक है। जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है उसके अंदर हम लोग आपकी सहायता करेंगे। आपके लिए गूगल ड्राइव बना रहे, कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि बुक्स नहीं है, ले सको। ठीक है। किसी प्रकार की समस्या उसका समाधान तो हम करेंगे, लेकिन आप उसका यूटिलाइज तो करो। आप बताओ तो सही कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, तब हम हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। दिस इज द एस्केप स्पीड। इसको हम हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं? पलायन वेग, पलायन कर जाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती किसी भी साइड, क्योंकि ये तो अर्थ की हाइट से ऊपर की तरफ दी जाएगी। इधर से भी आप दोगे तो भी चला जाएगा, इधर से भी दोगे तो चला जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड करती है। ठीक है। मास और प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड करती है, और किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अब एक स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंटरसेटेलर स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो देखिए, इंटरसेटेलर स्पेस में मूव करने के लिए सपोज वापस यही फॉर्मूला लगाएं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने जो वेलोसिटी उसको दी है वो क्या दी है? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दी है। इफ v इज ग्रेटर देन v, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, तो क्या होगा? वो इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर v डैश स्क्वायर वेलोसिटी से मूव करेगा। पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है, तो यहाँ से v डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आएगा। नाउ द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड
एस्केप स्पीड, इनके बीच में रिलेशन। ऑर्बिटल स्पीड vo इज इक्वल टू रूट जी आर होती है। एस्केप स्पीड क्या होती है, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट जी आर होती है। यानी एस्केप स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गई, रूट ट्वाइस ऑफ वी नॉट। इसको थोड़ा और साफ सुथरा लिख दें, ये किसके इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है। तो एस्केप स्पीड इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम रूट 2 टाइम्स कर दें, कोई सैटेलाइट यदि किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और हम उसकी स्पीड को रूट 2 टाइम्स कर दें, देन इट हैज टू मूव फ्रॉम द ऑर्बिट एंड इट नेवर कम बैक। यानी रूट 2 की वैल्यू जो होती है 1.4141 होती है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.1 आएगा। यानी हम ऑर्बिटल स्पीड को 14.1% से बढ़ा दे तो वो सैटेलाइट क्या कर जाएगा, ऑर्बिट से मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ऑर्बिट से मूव कर जाएगा। सैटेलाइट का पाथ कैसा होगा, जो भी मूव कर रहा है वो भी इस स्पीड पर डिपेंड करता है कि यदि हमने जो सैटेलाइट को स्पीड दी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम दी तो वो क्या आ जाएगा, अर्थ सरफेस पर आ जाएगा। और उसकी स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दी तो वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इसके बीच में जो स्पीड होगी उसी से उसका पाथ डिसाइड होगा, कैसा सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा, उसी से उसका पाथ डिसाइड होता है। तो ये हमारा आज का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लास्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी, जियो प्लस स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब ऐसे सैटेलाइट जो द सैटेलाइट विच आर appear to rest from the earth surface, appear to rest from the earth surface मतलब अर्थ सरफेस से देखने पर वो सैटेलाइट जो हमें क्या हो रेस्ट में दिखाई दे, उनको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई सैटेलाइट है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो ये सैटेलाइट भी क्या करना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करना चाहिए। टी इज इक्वल टू उसके लिए क्या होना चाहिए, 24 आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी इज इक्वल टू 24 आवर होना चाहिए। तो फिर ये सैटेलाइट क्या होगा, हमें रेस्ट में अपीयर होगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे क्या होगा, अर्थ ये भी रोटेट करेगा। तो अर्थ सरफेस से देखने पर हमें हमेशा एक फिक्स पोजीशन पर दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं ज्यादातर। और दूसरे एक पोलर सैटेलाइट होते हैं। जो पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, जो ये इस टाइप से रोटेट करते हैं पोल्स के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे सिलेबस के अंदर है। कौन कौन जीके के लिए याद कर लीजिएगा कौन कौन से जियो सैटेलाइट है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत से हम बात करते हैं, शुरुआत के स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं कि सैटेलाइट स्टेशन जो बनाना है उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है। ये मैंने लिखी है, आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हो। नियर टू सी और डेजर्ट, तो भी स्पेस पोर्ट बनाना है वो क्या होना चाहिए, नियर टू सी और डेजर्ट। वो इसलिए होना चाहिए ताकि मान लो कोई भी डिस्ट्रक्टिव पर्पज हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो, मतलब कहीं मान लो पॉपुलेशन या डेंस एरिया में जाकर घिरेगा तो क्या होगा, जब भी उसकी कुछ कमांड गलत हो जाए, गिरेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, हैबिटेशन को नुकसान होगा, जान मान की हाल जान माल की हानि से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जो नियर टू सी हो और डेजर्ट हो। जैसे दो स्पेस ये श्री हरिकोटा जो है, ठीक है, वो सी के पास में है। ऐसे वो क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा, वो जो नासा का जो है सैटेलाइट, नासा का जो है उसका क्या नाम है, सी से है। फिर क्या हो, नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले को लेते हैं, क्यों, टू सेव द फ्यूल,
फ्यूल बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है, पोल के कंपैरिजन में कम होती है। फिर स्टेबल ज्योग्राफिक प्लेटफॉर्म, द सॉइल शुड बी स्ट्रॉन्ग विद द हार्ड रॉक फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइब्रेशन, क्योंकि जब भी रॉकेट लॉन्च करेंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा, अर्थ के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और यदि सॉइल होगी तो बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ेगी और मतलब यहाँ वाइब्रेशन आगे पहुंचेंगे, तो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए ऐसी जगह होनी चाहिए। फिर जियोमैग्नेटिक फील्ड एंड क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो आप स्टार्टिंग में रिप्लाई कर रहे थे, उसमें आप ये सबसे बड़ी बात देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या है, when seen from the north pole earth rotate anti-clockwise, that is the west to east, so mostly satellite or missile launched eastward to boost up the initial speed। देखिए जैसे हम न्यूटन लॉ में पढ़ा था हमने, बस से हम जा रहे हैं, बस इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यदि हम इस डायरेक्शन में कूदेंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी, तो हमें थोड़ी देर भागना चाहिए, उसके बाद में रुकना चाहिए, नहीं तो क्या हो गया, हम आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। तो यदि अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हम छोड़ेंगे, तो अर्थ की स्पीड से हमें थोड़ा सा जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, उसको पुस्टअप मिल जाएगा, ठीक है। तो सो द मोस्टली सैटेलाइट और ईस्टवर्ड टू बूस्ट अप इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एग्जांपल आईएसएस, बट पोलर सैटेलाइट कांट गो दिस एडवांटेज। तो पोलर को तो हमें ऐसे छोड़ना होता है, इसलिए उसको ये एडवांटेज नहीं मिलता, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब हमें मान लो वेस्ट साइड में कुछ करना है, इसी डायरेक्शन में छोड़ना है, तो मिसाइल छोड़नी है, तो हम उसी तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबल हो तो इन चीजों को हम देखते हैं। लेकिन ये सबसे पहली कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कैनेडी स्पेस स्टेशन हो या थुम्बा स्पेस स्टेशन हो। और सेकंड वाली भी कई बार लकीली ठीक हो जाए, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ज्यादा नेसेसरी है, सेकंड हो तो ठीक है, बाकी ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। चलिए दैट्स ऑल।